वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाठ पहला, पूंजीवाद का एक संक्षिप्त इतिहास। पूंजीवाद की सुबह। पूंजीवाद तब होता है जब लोग पैसे के लिए चीजें बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं, या अगर वे चीजें नहीं बनाते हैं तो वे पैसे के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। अधिकांश मानव इतिहास के लिए पूंजीवाद एक विदेशी अवधारणा थी, क्योंकि दुनिया की अधिकांश आबादी को कभी भी अधिक पैसे पर हक नहीं मिला। हजारों वर्षों से औसत व्यक्ति एक भी वस्तु खरीदे बिना अपना जीवन व्यतीत करता रहा है। लोगों ने भूमि और संपत्ति के स्वामी के लिए दास या नौकर के रूप में काम किया है। बदले में श्रमिकों को एक झोपड़ी में मुफ्त कमरा और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता था, जहां वे अपनी सब्जियां उगा सकते थे, लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी। जीरो तनख्वाह पर काम करने के बावजूद किसी ने भी शिकायत नहीं की थी, क्योंकि खर्च करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। कभी कभी यात्रा करने वाले सेल्समैन का एक ग्रुप शहर से आता था और एक बाजार स्थापित करता था, लेकिन एक बाजार एक अलग तथा आरक्षित घटना होती थी। राजाओं, रानियों, राजकुमारों, कर्णों और इसके आगे, जिनके पास सभी संपत्ति, भवनों, फर्नीचर, जानवरों, बैलगाड़ियों, सोने के यहूदी से लेकर बर्तन और धूपदान तक सब कुछ था, इसे परिवार के लिए आरक्षित रखा होता था। जमीन का एक टुकड़ा भी ये बेच नहीं सकते थे, भले ही घास काटने के लिए कम घास हो और इसको बेच वह एक बड़ा लाभ कमा सके। महल के सामने बेचने के लिए का कोई संकेत नहीं था। अचल संपत्ति हासिल करने का एकमात्र तरीका इसे विरासत में लेना या इसे बलपूर्वक लेना था। दुनिया के कई हिस्सों में यहूदी धर्म के शुरुआती दिनों से और ईसाई धर्म के साथ जारी लाभ के लिए व्यापार एक स्वीकृत गतिविधि थी, और पैसा उधार देना और ब्याज वसूलना आपको चर्च या आराधनालय से बाहर निकालवा सकता था, और आपको एक शाश्वत गारंटी दे सकता है बैठा था नरक में स्थान। बैंकरों की एक अस्वाभाविक प्रतिष्ठा थी, और लोगों को चुपके से उनके पास जाना पड़ता था। लेन देन से लाभ उठाने या जीवन में आगे बढ़ने के विचार को स्वार्थी, अनैतिक और व्यवस्थित ब्रह्मांड के लिए भगवान की योजना के विपरीत माना जाता था। आज हर कोई अपनी स्थिति में सुधार करना चाहता है, लेकिन यदि आप मध्य युग में होते और आपने कहा होता कि आपका लक्ष्य आगे बढ़ना या खुद को बेहतर बनाना है, तो आपके दोस्त आपको बड़ी हैरानी से देखते। तब आगे बढ़ने की अवधारणा मौजूद नहीं थी। यदि आप इस बारे में अधिक विवरण चाहते हैं कि बाजार पहले और लोगों द्वारा तनख्वाह के लिए काम करने से पहले और इसे खर्च करने की स्वतंत्रता से पहले जीवन कैसा था, तो रॉबर्ट हेल्ब्रोनर की क्लासिक किताब द वर्ल्डली फिलोसोफर्स का पहला अध्याय पढ़ें। ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। 1700 के दशक के अंत तक दुनिया ने राष्ट्रों के बीच तेज व्यापार के रास्ते खोल दिए थे और बाजार हर जगह पनप रहे थे। पर्याप्त पैसा चलन में था और पर्याप्त लोग चीजें खरीद सकते थे, और व्यापारी एक अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। दुकानदारों, पेडलरों, जहाजों और व्यापारियों का ये नया व्यापारी वर्ग अपनी सारी अचल संपत्ति और अपनी सेनाओं के साथ राजकुमारों की तुलना में अधिक अमीर और शक्तिशाली होता जा रहा था। ऋण लेने के लिए बैंकर कोठरी से बाहर आए। हमारे अग्रणी निवेशक। इतिहास की किताबें अमेरिका की महान सफलता के कई कारण हमें बताती है, जैसे कि अनुकूल जलवायु, समृद्ध मिट्टी, विस्तृत खुले स्थान, अधिकारों का विधेय, सरल राजनीतिक व्यवस्था, मेहनती अप्रवासियों का निरंतर प्रवाह, हर तरफ महासागर जो हमें बचाते हैं। पिछवाड़े के आविष्कारक, सपने देखने वाले और योजनाकार, बैंक, धन और निवेशक भी इस सूची में एक स्थान के पात्र हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी कहानी के शुरुआती अध्याय में हमने देशी भारतीयों, फ्रांसीसी ट्रैपर्स, स्पेनिश विजय प्राप्त करने वालों, गलत दिशा में जाने वाले नाविकों, भाग्य के सैनिकों, कोन्स्किन कैप में खोजकर्ता और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ा। लेकिन पर्दे के पीछे किसी को जहाजों, भोजन और इन रोमांचों के सभी खर्चों के बिलों का भुगतान करना पड़ा। इस पैसे का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजी, डच और फ्रांसीसी निवेशकों की जेब से आया। उनके बिना उपनिवेश कभी उपनिवेश नहीं बन पाते। जिस समय जेम्स टाउन शुरू हुआ और तीर्थयात्री प्लायमाउथ रॉक पर उतरे, पूर्वी समुद्र तट के साथ लाखों एकड़ जंगल की भूमि थी। आप वहां बस नहीं जा सकते थे। अपना स्थान चुनकर उस जगह को खाली कर वहां पर बढ़ना शुरू नहीं कर सकते थे, और न ही भारतीयों के साथ तंबाकू का व्यापार कर सकते थे।
इसके लिए आपको किसी राजा या रानी से अनुमति लेनी अनिवार्य थी। उन दिनों राजा रानी सारा शो चलाते थे। यदि आप शाही भूमि पर व्यवसाय चलाना चाहते हैं, जो कि पृथ्वी की अधिकांश भूमि थी, तो आपको एक शाही लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसे निगमन का चार्टर कहा जाता था। ये लाइसेंस आधुनिक निगम के अग्रदूत थे और व्यवसायी लोग चार्टर या किसी और के चार्टर के टुकड़े के बिना काम नहीं कर सकते थे। पेंसिल्वेनिया में क्वेकर जैसे धार्मिक समूहों को चार्टर मिला, तो व्यापारियों के समूह जैसे कि जेम्स टाउन की स्थापना करने वाले, और एक बार जब आपके पास जमीन को बसाने और एक कॉलोनी शुरू करने का शाही परमिट मिल जाता था, तो आपको वित्त पोषण की तलाश करनी पड़ती थी। यहीं से सबसे पहला शेयर बाजार चलन में आया था। 1602 तक कुछ लोग यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर खरीद रहे थे। यह दुनिया का पहला लोकप्रिय स्टॉक था, जो दुनिया के पहले लोकप्रिय स्टॉक एक्सचेंज में बेचा गया था, जो अम्स्टर बांध में अम्स्टेल नदी पर एक पुल से संचालित होता था। एक स्टॉक ब्रोकर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में उत्सुक निवेशकों की भीड़ वहां जमा हो गई, और जब उनका धक्का मुक्की हाथ से निकल गया, तो शांति बहाल करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। डचों ने लाखों गिल्डर डॉलर का उनका संस्करण खर्च किए यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया में शेयरों के मालिक होने का विशेषाधिकार करने के लिए, जिसे आज कई कंपनियों के साथ उनके संक्षिप्त रूप से जाना जाता है, को यूडीआई कहा जा सकता है। किसी भी घटना में डच कंपनी ने स्टॉक बिक्री में जुटाए गए इन लाखों गिल्डरों को लिया और कुछ जहाजों को तैयार करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। इन जहाजों को भारत के लिए रवाना किया गया था, और पूर्व की ओर इशारा करते हुए नवीनतम सुदूर पूर्वी माल को वापस लाने के लिए, जो उस समय यूरोप में क्रूर था। जबकि आशावादियों ने यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया के शेयरों के लिए उच्च और उच्च कीमतों का भुगतान किया, ये मानते हुए कि कंपनी उन्हें एक भाग्य बना देगी। निराशावादियों ने स्टॉक के खिलाफ शॉर्टिंग नामक एक चतुर पैंतरेबाजी के माध्यम से दांव लगाया, जिसका आविष्कार 1600 के दशक में किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया के मामले में आशावादी सही निकले, क्योंकि ट्रेडिंग के पहले वर्षों में स्टॉक की कीमत दोगुनी हो गई और शेयर धारकों को एक नियमित बोनस मिला, जिसे डिविडेंड के रूप में जाना जाता है। कंपनी 2 शताब्दियों तक कारोबार में रहने में सफल रही, जब तक कि ये व्यापार से बाहर नहीं निकल गई और 1799 में भंग हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि आपने सुना होगा कि कैसे हेनरी हडसन ने अपने जहाज हाफ मून को हडसन नदी के ऊपर, जो अब न्यूयॉर्क में भारत के लिए एक मार्ग की तलाश में है, इस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई नौवन गलती को दोहराते हुए। क्या आपने कभी डेयर जीता है, जो कि जंगली हंस का पीछा करने के लिए भुगतान करना है? कोलंबस, हम सभी जानते हैं, को अपना वित्त पोषण स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला से मिला, जबकि हडसन को यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला। एक अन्य डच उद्यम डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने पहले यूरोपीय लोगों को मैनहट्टन द्वीप पर बसने के लिए भेजा। इसलिए जब पीटर मिनुएट ने इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अचल संपत्ति सौदा किया, मैनहट्टन को 60 गिल्डर, हमारे पैसे में $24 के ट्रिंकेट के एक छोटे से ढेर के लिए खरीदा, तो वह डच वेस्ट इंडिया शेयरधारकों की ओर से कार्य कर रहा था। उनके लिए बहुत बुरा हुआ कि कंपनी न्यूयॉर्क कार्यालय के उस सभी महंगे शहर के मालिक होने का लाभ पाने के लिए लंबे समय तक व्यवसाय में नहीं रही। ये देखकर कि डचों ने अपनी नई दुनिया के रोमांच को कैसे वित्त पोषित किया, अंग्रेजों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया। वर्जीनिया कंपनी के पास लंदन के एक विशाल क्षेत्र का विशेष अधिकार था, जो कैरोलिना से लेकर वर्तमान वर्जीनिया तक और आज के न्यूयॉर्क राज्य के एक हिस्से तक फैला हुआ था। उस कंपनी ने जेम्सटाउन के पहले अभियान के लिए बिल तैयार किया। पोकाहोंटस ने कप्तान जॉन स्मिथ को अपने नाराज रिश्तेदारों से अपना सिर काटने से बचाया। जेम्सटाउन में बसने वालों ने वहां काम किया, लेकिन ये जगह उनकी नहीं थी, जो कि एक शुरुआत से ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा था। उन्हें जमीन साफ करने, सल लगाने और घर बनाने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन सारी संपत्ति, सुधार और व्यवसाय लंदन में वापस शेयरधारकों के थे। यदि जेम्सटाउन ने लाभ कमाया, तो वास्तविक निवासियों को इसका एक भी पैसा कभी देखने को नहीं मिलने वाला था। जेम्सटाउन में बसने वालों से 7 साल के बुरे विवादों और शिकायतों के बाद नियमों को बदल दिया गया ताकि वे अपनी निजी संपत्ति के मालिक हो सके। ये उस समय कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मूल कॉलोनी दिवालिया हो गई थी।
लेकिन जेम्सटाउन से सीखने के लिए एक बड़ा सबक था। एक व्यक्ति जो संपत्ति का मालिक है और उद्यम में हिस्सेदारी रखता है, वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक मेहनत करता है और खुश महसूस करता है और बेहतर काम करता है जो ये उद्यम नहीं करता है। मैरीलैंड से मेन तक शेष तट रेखा के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार अभी तक एक और इंग्लिश कंपनी, वर्जीनिया कंपनी ऑफ प्लायमाउथ को प्रदान किया गया था। उन दिनों जिस तरह से नक्शा तैयार किया गया था, न्यू इंग्लैंड का अधिकांश हिस्सा उत्तरी वर्जीनिया का हिस्सा था। जब तीर्थयात्री प्लायमाउथ रॉक पर उतरे और तट पर ठोकर खाई, तो वे प्लायमाउथ कंपनी की संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे थे। प्रत्येक स्कूली बच्चा सीखता है कि कैसे तीर्थयात्रियों ने धार्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला, कैसे उन्होंने एक छोटे से जहाज मेफ्लावर में क्रूर महासागर को पार किया, कैसे वे ठंड न्यू एन ग्रंथि सर्दियों के माध्यम से पीड़ित हुए, कैसे उन्होंने भारतीयों के साथ दोस्ती की और उनका स्क्वैश प्राप्त किया और कद्दू व्यंजनों। लेकिन इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं कि उन्हें अपना पैसा कैसे मिला। आइए इस कहानी की समीक्षा करने के लिए एक मिनट के लिए बैकअप लें। तीर्थयात्रियों ने इंग्लैंड छोड़ दिया था और नीदरलैंड में निवास किया था, जहां पहले शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी, ना कि तीर्थयात्रियों को शेयरों की परवाह थी। नीदरलैंड में कई वर्षों के बाद तीर्थयात्री तंग आ गए और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके मन में 3 संभव गंतव्य थे। दक्षिण अमेरिका में ओरिनोको नदी, डच द्वारा नियंत्रित न्यूयॉर्क का एक वर्ग, या भूमि का एक पार्सल। उन्हें लंदन की वर्जीनिया कंपनी लंदन द्वारा पेश किया गया था। उन्हें वापस रखने वाली एक चीज नकदी की कमी थी। उन्हें आपूर्ति और एक जहाज की जरूरत थी और नहीं वह खर्च कर सकते थे। वित्तीय मदद के बिना वे हमेशा के लिए यूरोप में फंस गए होते और हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना होता। जब थॉमस वेस्टन ने तस्वीर में प्रवेश किया, वेस्टन लंदन का एक धनी हार्डवेयर डीलर या लोहे का सौदागर था, जैसा कि उन दिनों उन्हें बुलाया जाता था। न्यू इंग्लैंड में उनकी संपत्ति तक पहुंच थी और उनके पास बहुत सारी नकदी थी, और उन्होंने और उनके दोस्तों ने सोचा था कि तीर्थयात्री एक उत्कृष्ट निवेश करेंगे। इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। उन्हें उम्मीद थी कि तीर्थयात्री मना नहीं करेंगे। वेस्टर्न का समूह, जिसने खुद को एडवेंट्यूरस उपनाम दिया, भले ही वे साहसिक कार्य पर नहीं जा रहे थे, तीर्थयात्रियों को अमेरिका भेजने के लिए पैसे लगाने पर सहमत हुए। बदले में तीर्थयात्रियों को कॉलोनी को लाभदायक बनाने के लिए सप्ताह में 4 दिन लगातार 7 वर्षों तक काम करने के लिए सहमत होना पड़ा। 7 साल के अंत में साझेदारी भंग हो जाएगी और दोनों पक्ष मुनाफे को विभाजित कर देंगे, जिसके बाद तीर्थयात्री अपने तरीके से जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तीर्थयात्रियों ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अपने बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर अंतिम समय में वेस्टन ने उन पर ताना कस दिया और अनुबंध बदल दिया। अब व्यवसाय की भलाई के लिए सप्ताह में 4 दिन काम करने के बजाय उन्हें 6 दिन काम करने पड़ते थे। इससे उन्हें रविवार के अलावा घर में बाग लगाने या अपने कपड़े सुधारने या अपने धर्म का पालन करने के लिए कोई खाली समय नहीं मिलेगा। वेस्टन के साथ बहस करने और कहीं नहीं जाने के बाद तीर्थयात्रियों ने एक हस्ताक्षरित समझौते के बिना और बिना किसी यात्रा के पैसे के यात्रा करने का फैसला किया। क्योंकि हालांकि वेस्टर्न ने अब तक सब कुछ के लिए भुगतान किया था, उन्होंने उन्हें 1% अग्रिम करने से इनकार कर दिया। उन्हें यात्रा के लिए बनाए गए कुछ मक्खन को बेचना पड़ा ताकि वे बंदरगाह शुल्क का भुगतान कर सकें और स्पीडवेल में बंदरगाह छोड़ सकें, जिस जहाज को उन्होंने हॉलैंड में तैयार किया था। स्पीडवेल लीक हो गया, इसलिए उन्हें बंदरगाह पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये संदेह करते हुए कि कप्तान और नाविक वेस्टर्न के साथ जुड़े हुए थे और जानबूझकर रिसाव को जानबूझकर उछाला था। उनमें से अधिकांश ने एक दूसरे जहाज में भीड़ लगा दी जो स्पीडवेल मेफ्लावर की तुलना में छोटा और धीमा था। वे वर्जीनिया में अपनी वादा की गई भूमि के रास्ते में मेफ्लावर में फंस गए थे और अपने मंजिल को ठेंगा दिखाते हुए वे रास्ते से हट गए। अपनी गलती का एहसास करते हुए उन्होंने दक्षिण की ओर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन केप की चट्टानों और शोलों ने उनके पास रस्सी को अवरुद्ध कर दिया। इन अपरिचित उबड़ खाबड़ पानी में एक जहाज की तबाही का जोखिम उठाने के बजाय उन्होंने प्रोविंसटाउन बंदरगाह में लंगर गिरा दिया। वहां से वे प्लायमाउथ चले गए,
जहां उन्होंने अपने आश्रयों का निर्माण किया और अपनी फसलें लगाई। वेस्टर्न ने धन प्रवाह में कटौती के साथ तीर्थयात्रियों को नकदी के एक नए स्रोत की आवश्यकता थी। उन्होंने निवेशकों के एक अन्य समूह, जॉन पियर्स की अध्यक्षता में और प्लायमाउथ कंपनी के बीच एक नया सौदा किया, जिसके पास जमीन थी, जिससे कि तीर्थयात्रियों को अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए 100 एकड़ जमीन मिलेगी। पियर्स को प्रति तीर्थयात्री 100 एकड़ मिलेगा। इसके अलावा उन्हें और अन्य निवेशकों को तीर्थयात्रियों के आने जाने के बाकी खर्चों का भुगतान करने और बंदोबस्त को नियंत्रित करने के लिए 1500 एकड़ जमीन मिलेगी। उनकी कई अन्य चिंताओं के बीच सर्दी से कैसे बचा जाए, मूल निवासियों के साथ कैसे मिले और आगे तीर्थयात्रियों को इस बात की चिंता करनी पड़ी कि निवेशकों के दो समूहों, पियर्स और वेस्टर्न को कैसे वापस भुगतान किया जाए, जिन्होंने काफी रकम लगाई थी उन्हें यहाँ तक ले जाने के लिए। जितना हम तीर्थयात्रियों को केवल भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में सोचना पसंद करते हैं, उनकी भी हमारे जैसे ही बाकी लोगों की तरह समस्याएं थी, और वह थी बिल। प्लायमाउथ कॉलोनी के व्यवसाय में होने के एक साल बाद मिफ्लावर एक खाली कार्गो पकड़ के साथ इंग्लैंड वापस लौट आया। कोई फर नहीं, कोई रक्त नहीं, कोई फसल नहीं, कुछ भी निवेशक नहीं बेच सकता था। प्लायमाउथ पैसे खो रहा था और सीजन दर सीजन, या जैसा कि वे वॉल स्ट्रीट पर कहते हैं, तिमाही दर तिमाही पैसा खोना जारी रखता है। इसने निवेशकों को बहुत परेशान किया, क्योंकि निवेशक हमेशा तब होते हैं जब उन्हें अपने पैसे पर शून्य रिटर्न मिलता है। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्हें कॉलोनी में अधिक आपूर्ति वापस भेजनी पड़ी, इसलिए लागत बढ़ रही थी। 1622 तक वेस्टर्न प्लायमाउथ से तंग आ गया था और उसके पास नतीजे में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी के साथ उच्च लागत वाले तीर्थयात्रियों का समर्थन कर रहा था, इसलिए उसने अपने साथी एडवेंचरर्स को व्यवसाय का अपना हिस्सा दे दिया। इस बीच जॉन पियर्स अन्य निवेशकों की पीठ के चारों ओर छींटाकशी कर रहा था और अपने लिए प्लायमाउथ पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह प्लायमाउथ प्लांटेशन का लॉर्ड प्रोप्राइटर बन सके। 5 साल तक तीर्थयात्रियों और निवेशकों ने अपने पैसे के विवाद को जारी रखा। तीर्थयात्रियों ने समर्थन की कमी की शिकायत की और निवेशकों ने मुनाफे की कमी के बारे में शिकायत की। फिर 1627 में साझेदारी को भंग कर दिया गया। नाराज निवेशकों ने पूरे ऑपरेशन को तीर्थयात्रियों को 1800 ब्रिटिश पाउंड की मामूली राशि के लिए बेच दिया। चूंकि तीर्थयात्रियों के पास 1800 पाउंड नहीं थे, इसलिए उन्हें किश्त योजना पर कॉलोनी खरीदनी पड़ी, प्रति वर्ष 200 पाउंड। यह अमेरिकी के इतिहास में पहला लीवरेज्ड बायआउट था, जो 1980 के दशक के प्रसिद्ध आरजार नाविस्को सौदे का अग्रदूत था, जो किताब और फिल्म बारबेरियन एट द गेट बन गया। एक लीवरेज्ड बायआउट में एक कंपनी को उन लोगों द्वारा रोए गए पैसे से खरीदा जाता है जो वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों का लीवरेज बायआउट हमारे इतिहास में पहली बार था जब श्रमिकों ने कंपनी के कारोबार को संभाला था। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। जैसे ही उन्होंने खुद को स्थापित किया, तीर्थयात्रियों ने साम्यवादी तरीके से रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने संसाधनों को जमा कर लिया और किसी भी व्यक्ति को किसी भी निजी संपत्ति का मालिक होने की अनुमति नहीं दी। उस समय के तीर्थयात्री नेता गवर्नर विलियम ब्रैडफोर्ड ने तुरंत देखा कि साम्यवादी व्यवस्था विफल हो जाएगी। उन्होंने महसूस किया कि निजी संपत्ति के बिना लोगों के पास कड़ी मेहनत करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। वे परेशान क्यों हों जब कॉलोनी के सभी निवासियों को समान लाभ, भोजन, आवास आदि मिले, चाहे वे काम करते हों या कुछ न करते हुए बैठे रहते हों। कॉलोनी के कुछ दूरदर्शी निवासियों ने चीजों को स्थापित करने के लिए गवर्नर ब्रेडफोर्ड से याचिका दायर की, ताकि किसानों और मछुआरों को अपने खेतों और नावों के मालिक होने और उनके प्रयासों से लाभ कमाने की अनुमति मिल सके। बदले में उनके मुनाफे पर उन्होंने कर देकर समुदाय का समर्थन किया। ब्रैडफोर्ड ने जो फ्री एंटरप्राइज सिस्टम लगाया, वह मूल रूप से वही था जो आज हमारे पास है। स्वतंत्र होने से तीर्थयात्रियों की धन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद कॉलोनी का कर्ज 1800 पाउंड से बढ़कर 6000 हो गया। मछली पकड़ने के बेड़े का विस्तार करने के लिए हॉलैंड से अधिक तीर्थयात्रियों को लाया गया था। उनकी आशा मछली पकड़ने से होने वाले मुनाफे के साथ कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी पर्याप्त मछली नहीं पकड़ी। 10 वर्षों तक कॉलोनी और उसके उधारदाताओं के बीच बातचीत तब तक चलती रही
जब तक कि 1642 में विवाद एक और बार सभी के लिए सुलझा नहीं लिया गया। तीर्थयात्रियों ने आधुनिक अमेरिका की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक नींव बनाने में मदद की, लेकिन निवेशकों के लिए वे एक हलचल के अलावा और कुछ नहीं थे। वेस्टर्न पियर्स और दोस्त इस उद्यम में बड़े हारे हुए थे, और वे कोई डमी भी नहीं थे, जो ये दिखाने के लिए जाता है कि निवेश एक मुश्किल व्यवसाय है, जहां सबसे अच्छी योजनाएं अक्सर विफल हो सकती हैं। या हो सकता है कि वे इतने डरपोक और गुप्त होने के कारण और मूल सौदे से मुकरने की कोशिश के लिए उन्हें जो मिला उसके ये लायक थे। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें आम जनता खुश हो सकती है। उनके पास शेयर खरीदने का मौका नहीं था। तीर्थयात्री एक सार्वजनिक कंपनी नहीं थे, जिस तरह से डच वेस्ट और ईस्ट इंडिया कंपनियां थी, लेकिन यूरोपीय जनता के लिए नई दुनिया के बोनांजा में प्रवेश करने के अन्य अवसर भी थे, और समान रूप से विनाशकारी परिणामों के साथ। बदकिस्मत मिसिसिपी कंपनी और साउथ सी कंपनी थी, जो दोनों 1700 के दशक की शुरुआत में दृश्य पर दिखाई दी। पेरिस और लंदन के शेयर बाजारों में दसियों भोले भाले ग्राहकों को शेयर बेच दिए। मिसिसिपी कंपनी जॉन लो नामक एक आकर्षक व्हीलर डीलर की परियोजना थी, जो उनकी सदी के सबसे दिलचस्प पात्रों में से एक थी। लो ने अपने मूल स्कॉटलैंड को छोड़ दिया जब उसने एक असफल व्यावसायिक उद्यम पर एक द्वंद्व युद्ध में एक व्यक्ति को मार डाला और फ्रांस चले गए। उन्होंने राजा लुईस, जो कम उम्र का था, के लिए एक परिचय दिया और शाही निर्णयों को एक रीजेंट ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस पर छोड़ दिया। उन दिनों में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका शाही परिवार को जानना था, और कानून ने रीजेंट को आश्वस्त किया कि वह कानून फ्रांस के विशाल राष्ट्रीय रण की समस्या को हल कर सकता है। लो की योजना फ्रांस के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस किराए पर लेने और कागज के पैसे प्रिंट करने की थी, जिसका उपयोग वह कर चुकाने के लिए कर सकता था। पेपर मनी दुनिया में एक अपेक्षाकृत नया विचार था, और रीजेंट बहुत प्रभावित हुआ था। वास्तव में इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्कॉटलैंड के अप्रवासी को शाही प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ रॉयल बैंक ऑफ फ्रांस पर पूर्ण नियंत्रण दिया। जल्द ही लो का पेपर मनी हर जगह घूम रहा था। लगभग रातों रात वह देश में एक अजनबी से फ्रांसीसी वित्त, और ये खुद राजा लुई 15 के बाद दूसरे नंबर का धनी बन गया था। जनमत सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता के उच्च होने के साथ लो ने अपनी दूसरी बड़ी परियोजना मिसिसिपी कंपनी की घोषणा की। इसका उद्देश्य मिसिसिपी नदी के आसपास से शानदार खजाने को वापस लाना था। मिसिसिपी लुइसियाना क्षेत्र के माध्यम से बहती थी। पहले फ्रांसीसी खोजकर्ताओं कोलबर्ट, जोलियट, मार्कवेट ने दौरा किया, और बाद में फ्रांसीसी द्वारा दावा किया गया। घर वापस आने वाले फ्रांसीसी लोगों ने सोचा कि लुइसियाना एक मेक्सिको था, जो चांदी और सोने के भंडार में समृद्ध था, जो कि लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। लोग खुद उस मामले के लिए मिसिसिपी या नई दुनिया में कहीं और कभी नहीं गया था, लेकिन उसने जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए किया कि उन्होंने जो शानदार कहानियां सुनी वे सच थी, जिसने एक ठोस बिक्री का काम किया। रॉक कॉन्सर्ट में प्रशंसकों की तरह उन्मादी पेरिसवासी लोग की हवेली के पास संकरी गलियों की भूल भुलैया में भाग कर आने लगे। उन्हें शेयर खरीदने के लिए आवेदन करना पड़ा। अपना नया फ्रांसीसी पैसा लहराते हुए वे कानून के प्रतिनिधियों को उनके आवेदन स्वीकार करने की कोशिश में खुद पर गिर गए। शेयरों की कीमत तब तक बढ़ी जब तक लो की कंपनी कागज पर प्रचलन में सभी सोने की तुलना में अधिक मूल्य की नहीं हो गई। फिर भी खरीदार आते रहे। फ्रांस में शायद ही कोई जीवित व्यक्ति था जिसने मिसिसिपी बुखार और मिसिसिपी सोने का सपना नहीं देखा था, जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। उनके पास लो की कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि लो ने खुद इसके बारे में क्या कहा था, और उन्हें यह बताने के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल या नाइटली बिजनेस न्यूज नहीं था। योजना के सफल होने का कोई मौका नहीं था। वास्तव में जब भी लोग उनसे या उनकी कंपनी से सवाल करते थे, तो उन्हें शहर से बाहर दूर की जेलों में भेज दिया जाता था। जब भी लोगों की भीड़ अपनी जीवन बचत को एक आशा रहित प्रस्ताव पर दांव पर लगाती है, तो इसे मानिया या बबल कहा जाता है। पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। एक नकली अवसर का लाभ उठाने के लिए उन्मत्त निवेशक हास्यास्पद कीमतों का भुगतान करते हैं, और देर सबेर कीमतें गिर जाती हैं। मिसिसिपी बबल फटने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि लो की कंपनी एक दिखावा थी, और लो खुद उसके वित्तीय जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं था।
निवेशकों ने अपने शेयरों को बेचने की कोशिश की पर इसके लिए कोई खरीदार नहीं मिला। लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत खो दी। फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और इसके साथ साथ बैंकिंग प्रणाली भी ध्वस्त हो गई। जितना जल्दी लॉ फ्रांसीसी नायक बन गया था, उतना ही जल्दी वह एक फ्रांसीसी बकरी बन गया। इंग्लैंड के पास मिसिसिपी कंपनी, साउथ सी कंपनी का अपना संस्करण था, जिसकी स्थापना 1711 में हुई थी। आयोजकों ने कानून से उनकी सभी चालों की नकल की। उन्होंने इंग्लैंड के विशाल सैन्य ऋण का भुगतान करने का वादा किया यदि अंग्रेजी सम्राट उन्हें दक्षिणी समुद्र के देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्रदान करें, विशेष रूप से मैक्सिको और पेरू। 1720 में साउथ सी कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को अपने पूरे राष्ट्रीय ऋण, सैन्य और अन्यथा का सफाया करने के लिए पर्याप्त धन उधार देने की एक नई योजना की घोषणा की। अगर सरकार ऋण पर 5% ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होगी। उसी समय कंपनी ने अपने स्टॉक के अधिक शेयर बेचना शुरू कर दिया। लंदन का आधा हिस्सा शेयर खरीदने के लिए दृढ़ संकल्पित, अपने घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ियों में विहंगम शेयर बाजार एक सचेंज एले की ओर बढ़ रहा था, जिनकी वजह से जाम लग गया था और सड़कों पर हफ्तों तक जाम लगा रहा। इन साउथ सी शेयरों की इतनी मांग थी कि ब्रिटिश संसद द्वारा ऋण सौदे को मंजूरी देने से पहले कीमत रातों रात 3 गुना हो गई थी। एक ब्रिटिश राजनेता ने तो एक चेतावनी भी जारी कर दी कि लोगों को अपना पैसा अपनी जेब में रखना चाहिए। लेकिन इस तरह के बबल के दौरान कोई भी तरक्की एक अकेली आवाज नहीं सुनता है। जब ये बात सामने आई कि साउथ सी कंपनी के आयोजक शेयर बेचकर बहुत अमीर हो गए, बस फिर क्या था, जो लोग जल्दी से अमीर बनना चाहते थे वह लोग भी कंपनियां बनाने लगे। इसके फलस्वरूप हर जंगी योजना के लिए एक कंपनी बन गई जिसके बारे में आप सोच सकते थे, एक स्थायी गति मशीन, पवित्र भूमि में नमक के खेत, वर्जीनिया से अखरोट के पेड़ आयात करना, माल्ट को सुखाना, चूरा से लकड़ी बनाना, एक नए प्रकार के साबुन का आविष्कार करना। एक कंपनी ने तो निवेशकों को ये तक बताने से इनकार कर दिया कि उसने अपने पैसे के साथ क्या करने की योजना बनाई है। इसने अपने उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया, एक बड़े लाभ का उपक्रम करना, लेकिन कोई नहीं जान सकता था कि यह क्या है। लॉर्ड्स और आम आदमी, व्यापारी और नौकर, हर पेशे के लोग और समाज में हर रैंक के लोग लंदन के शेयर बाजार में अमीर होने की उम्मीद में आकर्षित हुए। जब ये बबल आखिरकार फूट पड़ा, तो अंग्रेजों का भी वही हश्र हुआ जो फ्रांसीसियों का हुआ था। दक्षिण सागर के शेयरों की कीमत में गिरावट आई, लोगों की भीड़ ने अपनी जीवन बचत खो दी और ब्रिटिश वित्तीय प्रणाली ढहने के कगार पर थी। एक एक करके साउथ सी कंपनी के निदेशकों पर मुकदमे चले, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और कुछ को लंदन के कुख्यात टॉवर की जेल भेज दिया गया। सर आइजैक न्यूटन बबल में फंस गए और बहुत सारा पैसा खो बैठे। उन्होंने कहा कि मैं स्वर्गीय पिंडों की गति की गणना तो कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। साउथ सी की विफलता ने शेयर बाजार को इतना बदनाम कर दिया कि संसद ने एक कानून पारित कर किसी भी कंपनी में शेयर खरीदना या बेचना अवैध बना दिया, चाहे वह किसी भी व्यवसाय में क्यों न हो। स्टॉक पूर्व परिवर्तन को समाप्त कर दिया गया था और सभी ट्रेडिंग को, जिसको उस समय जॉबिंग कहा जाता था, को रोक दिया गया था। स्टॉक ब्रोकर शहर में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति से एक बदतर प्रतिष्ठा के साथ एक बहिष्कृत व्यक्ति बन गए। इनकी इमेज किसी जेब कतरे, राजमार्ग लुटेरे या वेश्या से भी ज्यादा खराब हो गई थी। ये शेयरों के लिए एक दुखद शुरुआत थी, लेकिन तब से मामलों में काफी सुधार हुआ है, खासकर हाल के दशकों में। प्रारंभिक उद्यमी अटलांटिक के हमारे हिस्से में उपनिवेशों के निवासी जो किसी और के व्यवसाय के हिस्से के रूप में यहाँ आए थे, वे अपने आप व्यवसाय करने लगे। 1700 के दशक की शुरुआत में कई तरह की कंपनियों की स्थापना हुई, जो व्यापारी स्वयं के लिए या भागीदारों के साथ व्यवसाय में चले गए। उन्होंने जल्द ही कारपोरेशन बनाने के लाभों की खोज की। बाद में हमें अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद अमेरिकियों ने यूरोपीय लोगों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से कारपोरेशन के विचार को अपनाया। अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों में से किसी ने भी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या जापान ने उतने कारपोरेशन का उत्पादन नहीं किया था जितना कि हमने किया। वास्तव में लगभग 300 साल पहले अपने दरवाजे खोलने वाली कुछ कंपनियां आज भी काम कर रही हैं। ये एक अद्भुत उपलब्धि है जब आप उन सभी युद्धों, दहशत, अवसादों
और अन्य आपदाओं के बारे में सोचते हैं जो देश को झेलनी पड़ी हैं। पीढ़ियां आई और चली गई, उत्पाद फैशन में आए और बाहर चले गए, शहर जल गए, जंगलों की कटाई हुई, पड़ोस नष्ट हो गए। शायद ही कुछ भी 1700 के दशक से चला आ रहा हो। लेकिन जी रोड्स एंड सन 1702 के आसपास से ही है, जब से उसने बग्गी वेब का निर्माण किया था। रोड्स एंड सन्स बहुत पहले गायब हो गया होता अगर ये 1860 के दशक से अपने चालाक प्रबंधकों के हाथों में नहीं होता, जिन्होंने रेल सड़कों को आते देखा और महसूस किया कि बग्गी के बिना दुनिया में बग्गी वेब बनाने का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए कारखाने को फिर से तैयार किया। डेक्सटर कंपनी ने विंडसर लॉक्स, कनेक्टिकट में ग्रिस्ट मिल के रूप में अपनी शुरुआत 1767 दो और एक चौथाई सदियों पहले की। ये अभी भी व्यवसाय में है, लेकिन ग्रिस्ट मिल व्यवसाय में नहीं है। रोहड्स की तरह इसे तेज तर्रार प्रबंधकों द्वारा जीवित रखा गया था, जो जानते थे कि समय के साथ कैसे बदलना है। मिलिंग एक मरता हुआ उद्योग था, इसलिए डेक्स्टर अपनी मिलों से बाहर निकल गया और स्टेशनरी का उत्पादन शुरू कर दिया। स्टेशनरी से ये टी बैग्स और टी बैग्स से ग्लू में बदल गया। ये हवाई जहाजों के लिए हाईटेक कोटिंग्स और एडहेसिव बनाती है। एक बाल्टीमोर फर्म थी, लैंडरेथ सीड, 1784 से सब्जियों के बीजों पर जीवित है। इसने अपने वर्जीनिया स्टेट में थॉमस जेफरसन को बीज बेचे और 200 से अधिक वर्षों के बाद भी यह अभी भी जेफरसन की संपत्ति को बीज बेच रहा है। यदि कोई कंपनी एक अच्छा उत्पाद बनाती है जो कभी पुराना नहीं होता है, तो वह हमेशा के लिए व्यवसाय में रह सकता है। क्योंकि इनमें से कोई भी प्रारंभिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी नहीं थी, लोग उनके शेयर नहीं खरीद सकते थे। डेक्सटर 1968 में अपने 201वें जन्मदिन पर सार्वजनिक हुआ। क्रांति के समय देश में एक भी घरेलू सार्वजनिक कंपनी नहीं थी। क्रांति के बाद दृश्य पर सबसे पहले दिखाई देने वाला एक बैंक था, बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसकी स्थापना 1781 में हुई थी। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क 1784 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने वाला पहला स्टॉक था। यह आज भी वहां कारोबार करता है। बैंक ऑफ बोस्टन ने न्यूयॉर्क के नेतृत्व का अनुसरण किया और शेयरों को बेचा, जैसा कि बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था, जिसका जीवन में मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्रांतिकारी युद्ध से ऋण का भुगतान कैसे किया जाए। औपनिवेशिक अमेरिका में बैंक नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। हमने क्रांति के बाद इस समस्या को ठीक किया, लेकिन फिर भी संघीय सरकार द्वारा एक बैंक प्रायोजित करने को लेकर बहुत हंगामा हुआ। कुछ संस्थापक पिता, विशेष रूप से जेफरसन, बैंकरों और उनके कागजी पैसे को संदेहास्पद करार दिया था और पूर्वजों से संकेत लेते हुए हमारे शुरुआती शेयरधारकों ने अपने बैंक शेयरों के लिए बहुत अधिक भुगतान किया और वे इस बारे में बहुत कम जानते थे कि वे क्या खरीद रहे हैं। जब तक ये हास्यास्पद कीमतों के स्तर तक नहीं पहुंच गया, तब तक बोली ऊंची और ऊंची होती गई और वॉल स्ट्रीट पर जो कुछ भी ऊपर जाता है वह हमेशा नीचे भी आना चाहिए। वॉल स्ट्रीट के इतिहास में पहली दुर्घटना 1792 के क्रैश में बैंक के शेयरों में उछाल आया। जैसे ही धूल हटी, न्यूयॉर्क राज्य विधानमंडल ने एक कानून पारित किया जो पहले लंदन में पारित कानूनों के समान था। इसे स्टॉक में यातायात के लिए अपराध बना दिया। स्टॉक ट्रेडिंग भूमिगत हो गई। ये एक युवा देश में निवेशकों के लिए एक अच्छा सबक था और आज के युवा निवेशकों के लिए एक अच्छा सबक है। जब आप किसी कंपनी के मालिक होते हैं, तो आप तभी पैसा कमाते हैं जब कंपनी सफल होती है। उनमें से बहुत से नहीं करते हैं। यह है स्टॉक खरीदने का जोखिम। आपके स्वामित्व वाली कंपनी बेकार हो सकती है। ये जोखिम उठाने के लिए है कि लोगों को इतनी अच्छी तरह से पुरस्कृत किया जाता है यदि वे निवेश करने के लिए सही कंपनियों को चुनते हैं। मैसाचुसेट्स में चार्ल्स नदी पर पुल का निर्माण करने वाली कंपनी के शेयरों को खरीदने से निवेशक बहुत खुश थे। जॉन हैनकॉक संस्थापकों में से एक थे। चार्ल्स नदी की बिक्री 1786 में बंकर हिल डे की 11वीं वर्षगांठ पर ब्रिज स्टॉक आयोजित किया गया था। पुल के पार एक परेड थी जो तोपों की गोलीबारी के साथ पूरी हुई। उसके बाद एक पार्टी हुई जिसमें 83 मूल निवेशकों को एक भोज के लिए बुलाया गया। ये एक खुशी का अवसर था। इसके बाद भी खुशी के साल थे जिसमें निवेशकों को डिविडेंड का भुगतान किया गया था। ये स्थिर डिविडेंड उन लोगों से एकत्र किए गए टोल से आए थे जिन्होंने नदी के उस पार जाने के लिए पुल का उपयोग किया था।
पुल के ग्राहक पुल के निवेशकों की तरह खुश नहीं थे। आखिरकार एक दूसरा पुल, वॉरेन ब्रिज, पहले के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चार्ल्स नदी के पार बनाया गया था। एक बार इस दूसरे पुल के निर्माण की लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त टोल एकत्र किए जाने के बाद टोल को समाप्त करने की योजना थी, ताकि लोग मुफ्त में नदी पार कर सके। मूल पुल के मालिकों ने इस योजना पर आपत्ति जताई और एक मुकदमा दायर किया जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। वे मुकदमा हार गए और ये उनके लाभदायक एकाधिकार का अंत था। चार्ल्स रिवर ब्रिज की तर्ज पर बनाई गई एक और सफल कंपनी पेंसिल्वानिया में लैंकेस्टर टर्नपाइक थी। लैंकेस्टर टर्नपाइक ने शेयर बेचे लॉटरी के माध्यम से, जैसा कि यह निकला, और एक अच्छा डिविडेंड भी दिया। फिलाडेल्फिया से लैंकेस्टर तक के 60 मील की सड़क पर एकत्र किए गए टोल से पैसा फिर से आया। चार्ल्स रिवर ब्रिज के ग्राहकों की तुलना में इस सड़क के ग्राहकों को टोल पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने खेतों और जंगल के माध्यम से अपनी बग्गी चलाने के लिए उन्हें भुगतान करना पसंद किया। टर्नपाइक, पुल और नहर कंपनियां ट्रॉली, रेल मार्ग और मेट्रो कंपनियों के अग्रदूत थे, जो थोड़ी देर बाद साथ आए। वित्तीय प्रणाली के पिता। हम सभी जॉर्ज वाशिंगटन को अपने देश के पिता के रूप में पहचानते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर हैमिल्टन वित्तीय प्रणाली के पिता थे। वह हिस्सा इतिहास की किताबों में खो जाता है, लेकिन वित्तीय व्यवस्था के बिना राजनीतिक व्यवस्था कभी काम नहीं करती। इसका श्रेय हैमिल्टन को जाता है। वह एक घटिया शॉट होने और हारून बोर के द्वंद्व युद्ध हारने के लिए अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन वह एक चतुर आर्थिक योजनाकार और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापकों में से एक था। हैमिल्टन ने महसूस किया कि देश बिना पैसे के नहीं चल सकता और पैसा रखने के लिए उसे बैंकों की जरूरत थी। यह आज स्पष्ट प्रतीत होता है, लेकिन उस समय बैंकिंग एक विवादास्पद विषय था। जॉर्ज वाशिंगटन ने हैमिल्टन के साथ बैंकों के बारे में सहमति व्यक्त की और यहाँ तक कि एक में निवेश भी किया। वाशिंगटन बैंक ऑफ अलेक्जेंड्रिया में एक शेयरधारक था, जो माउंट वर्नोन में अपने घर के पास खोला गया था। लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैमिल्टन के विचारों का विरोध कर रहे थे, और उनमें से सबसे प्रमुख थॉमस जेफरसन थे। जेफरसन एक सज्जन किसान था, जो मानता था कि मिट्टी को जोतने और जमीन से दूर रहने में पुण्य होता है। उसे कारखानों और कारखानों के आसपास उगने वाले शहरों से नफरत थी। जेफरसन के लिए बैंक सभी बुराइयों की जड़ थे, खासकर सरकार के बैंक। जैसा कि ये पता चला है, जेफरसन व्यक्तिगत वित्त के विशेषज्ञ नहीं थे। वह एक बड़े भाग्य के माध्यम से भाग गया और 1826 में वस्तुतः दिवालिया हो गया। वह एक बड़ा खर्च करने वाला था, विशेष रूप से गैजेट्स और किताबों पर, और उसके पुस्तकालय में हार्वर्ड कॉलेज, जो जेफरसन के आने से पहले 100 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में था, इसकी तुलना में अधिक मात्रा में किताबें थी उत्पन्न होने वाली। वह एक टिंकरर, किताबी कीड़ा और दिल से एक किसान, एक सज्जन किस्म का व्यक्ति था, जिसने खेत का काम दूसरों पर छोड़ दिया था। जेफरसन चाहते थे कि अमेरिका चरागाहों और गेहूं के खेतों का देश बने, जहां स्वतंत्र यमन किसान स्थानीय राजनीति पर हावी हो सके और सार्वजनिक मामलों में सबसे मजबूत आवाज उठा सके। उन्होंने यूरोपीय विचार को खारिज कर दिया कि सरकार को धूर्त अभिजात वर्ग के शासक वर्ग द्वारा चलाया जाना चाहिए। जेफरसन ने कभी नहीं सोचा होगा कि कारखाने लाखों खेत श्रमिकों को खेतों से दूर शहरों और मिल कस्बों में लुभाएंगे, या कि कारखाने बेहतर जीवन के लिए उनके टिकट होंगे, या ये कि भारी उद्योग अपनी सभी समस्याओं के साथ अमेरिकियों को प्रदान करेगा। मनुष्य के इतिहास में जीवन स्तर के उच्चतम स्तर के साथ सड़कों, नहरों, राजमार्गों, पुलों, कारखानों के निर्माण में भारी मात्रा में धन खर्च किए बिना ये नहीं हो सकता था। और ये पैसा कहां से आया? जेफरसन के खूंखार बैंक। जेफरसन के विरोध के बावजूद संयुक्त राज्य के पहले बैंक को 1791 में कांग्रेस से मंजूरी मिल गई और 1811 तक 20 साल तक कारोबार में बने रहने में कामयाब रहे। जब कांग्रेस में बैंक नफरत करने वालों के एक नए समूह ने चार्टर को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, बैंक बंद हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक दूसरा बैंक 1816 में, इस बार फिलाडेल्फिया में चार्टर्ड किया गया था, लेकिन कुछ साल बाद एंड्रयू जैक्सन के अध्यक्ष चुने जाने पर यह मुश्किल में पड़ गया। जैक्सन एक मोटा चरित्र था, जो टेनेसी के जंगलों से आया था। उन्होंने उसे ओल्ड हिकॉरी कहा, क्योंकि वह एक पेड़ की तरह लंबा था, 6 फीट 1 इंच, जो उन दिनों के लिए बहुत बड़ा था। उसके पास एक पेड़ की तरह मोटी त्वचा थी,
और वह एक लॉग केबिन में बड़ा हुआ था। अपनी बाहरी प्रतिष्ठा के बावजूद जैक्सन ज्यादातर समय बीमार रहता था और अंदर ही रहता था। उससे पहले जेफरसन की तरह जैक्सन का मानना था कि राज्यों के पास अधिक शक्ति होनी चाहिए और संघीय सरकार को कम। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस दूसरे बैंक को 1819 में एक राष्ट्रव्यापी वित्तीय दहशत के लिए दोषी ठहराया गया था, जब बहुत सारे व्यवसाय दिवालिया हो गए थे और लोगों ने अपनी जीवन बचत और अपनी नौकरी खो दी थी। ये दहशत की एक लंबी कड़ी में से पहला था जिसने देश भर में तबाही मचाई। पश्चिमी किसान पूर्वी कारखाने के श्रमिकों के साथ राक्षस बैंक पर अपनी उंगलियां लहराते हुए शामिल हो गए, जो उनके कहने मुताबिक सारे आतंक का अपराधी था। इसलिए जब जैक्सन को घबराहट के एक दशक बाद राष्ट्रपति चुना गया, तो उन्होंने लोगों की बात सुनी और संघ द्वारा प्रायोजित बैंक से सारा पैसा निकाल लिया और इसे विभिन्न राज्य के बैंकों में जमा करने के लिए भेज दिया। और ये दूसरे बैंक का अंत था। संयुक्त राज्य तब से राज्यों ने बैंकिंग व्यवसाय को नियंत्रित किया और चार्टर जारी किए। जल्द ही प्रत्येक जॉन और जेन डो के पास कुछ भी बेहतर करने के लिए बैंक शुरू करने का फैसला नहीं किया। बड़े शहरों और छोटे शहरों में मुख्य सड़कों और किनारे की सड़कों पर हजारों बैंक दिखाई दिए, जिस तरह आज चिकन रेस्तरां बढ़ रहे हैं। और चूंकि इनमें से हर एक राज्य बैंक अपना खुद का कागजी पैसा जारी कर सकता था, इसलिए व्यवसाय करना बहुत भ्रमित करने वाला था, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में ये बताना मुश्किल था कि किसकी नकदी की कीमत है, और बहुत सारे व्यापारी किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय देश के भीतर यात्रा करना आज के हिसाब से देश के बाहर यात्रा करने के बराबर था। जगह जगह पैसे बदलने को लेकर आपको परेशान होना पड़ सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप अलग अलग दिशाओं में गए हैं। यूरोप में हमेशा कई शाखाओं वाले कुछ बैंक रहे हैं, जबकि हमारे पास हमेशा कई अलग अलग बैंक रहे हैं। 1820 तक इंग्लैंड में मुट्ठी भर बैंकों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में 300 अलग अलग बैंक थे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में 10,000 से अधिक बैंकिंग संस्थान हैं, यदि आप सभी बचत और ऋण और क्रेडिट यूनियनों को जोड़ते हैं, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में 15 से कम बैंकिंग संस्थान हैं। हमारे कई स्थानीय बैंक परिचालन में बाधा डाल रहे थे, जिनके पास आर्थिक संकट से निपटने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी थी और हमेशा एक संकट होने की आशंका रहती थी। 1810 और 1820 के बीच अपने दरवाजे खोलने वाले आधे बैंक 1825 तक विफल हो गए थे और 1830 और 1840 के बीच खोले गए आधे बैंक 1845 तक विफल हो गए थे। जब आप एक बैंक में पैसा डालते थे, तो उसका बीमा आज की तरह नहीं होता था। इसलिए जब कोई बैंक विफल हो जाता है, तो बचत खाते या चेकिंग खातों वाले लोगों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है और उनका सारा पैसा खो जाता था। सुरक्षित जमा पूंजी जैसी कोई चीज नहीं थी। बैंक नकद जमा करने के लिए खतरनाक स्थान थे, लेकिन इसने अमेरिकियों को अपनी जीवन बचत को उनमें डालने से नहीं रोका। बैंक इन बचतों को ले लेंगे और पुल बनाने वालों और नहर बनाने वालों, टर्नपाइक परियोजनाओं और रेल परियोजनाओं को पैसा उधार देंगे, जिन्होंने अमेरिका को आगे बढ़ाया। जब एक बैंक ने रेल मार्ग या पुल कंपनी या स्टील कंपनी को पैसा उधार दिया, तो पैसा उन लोगों के बचत खातों से आया था जिन्होंने बैंक में पैसा लगाया था। दूसरे शब्दों में, ये सारी उच्च ऊर्जा, ये उत्साह, ये हलचल जिसके कारण आर्थिक प्रगति हुई, को सड़क पर पुरुष और महिला की जेब से वित्त पोषित किया गया। जब भी सरकार को किसी परियोजना के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं: बैंक ऋण, लॉटरी टिकट बेचना या बांड बेचना। जब कभी किसी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है, तो वह बैंक से उधार ले सकती है, बांड बेच सकती है या स्टॉक के शेयर बेच सकती है। लेकिन 19वीं सदी के पहले आधे तक स्टॉक कंपनी का आखिरी सहारा होता था। शेयरों को पब्लिक को बेचने का आइडिया बहुत ही धीरे धीरे चलन में आया था। ये पाठ यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। आपने पूरा सुना, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आइए चलते हैं अगले पाठ की तरफ।